मेरा नाम निम्मी है और मैं 25 साल की हूँ। आज मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कोई ना कोई बात है जो कमल और उसकी मम्मी उससे छुपा रहे हैं। और वह दिन भी आया जब सच उसके सामने था, लेकिन अब सच और झूठ का फैसला उसे ही करना था। ललित जी ने अपने दोस्त कैलाश को उनकी बेटी निम्मी के लिए उपयुक्त दूल्हा ढूंढने में मदद करने हेतु कहा था। कैलाश जी ने अपने सहायक कमल से मिलवाया। ललित और उनकी पत्नी कविता जी को सरल स्वभाव का कमल उनको अच्छा लगा। वह रेलवे में इंजीनियर था। परिवार में मम्मी ही थी। मम्मी जो एक जाने माने कॉलेज में पढ़ाती थी। बैंक में मैनेजर निम्मी की शादी के लिए पहली शर्त यही थी कि कोई उसे शादी के बाद नौकरी छोड़ने को नहीं कहेगा। स्वयं नौकरी करती सास को बहू की नौकरी से प्रॉब्लम नहीं थी। ललित जी ने मित्र कैलाश से कमल और उसकी मम्मी को रिश्ते के लिए अपने घर लाने को कहा। अगले संडे को कैलाश अपनी पत्नी शालिनी, दोनों बच्चों सीता मोहन और कमल व उसकी मम्मी उमा देवी के साथ निम्मी के घर पहुंचे। मामा, चाचा, मौसी और फूफा सब है, लेकिन लखनऊ से मुंबई आने के बाद उनसे संपर्क नहीं रहे। या सच कहूँ तो पापा के रहते जिन रिश्तेदारों से हमारा सरकारी क्वार्टर भरा रहता था, आज वही रिश्तेदार हम बेसहारा माँ बेटों से पीछा छुड़ाने लगे थे। कमल ने अन्य रिश्तेदारों के बारे में पूछने पर बताया और कहा कि ये परिवेश में हम एक दूसरे के साथ पूर्णतया संतुष्ट हैं। कमल की शादी हो जाए तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। उमा देवी ने कहा, हम निम्मी की फोटो देखकर उसे पसंद करके ही यहाँ आपके पास आए हैं, लेकिन हम भी तो निम्मी को पसंद आने चाहिए। उमा देवी हंसी। निम्मी की पसंद पूछकर ही आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। माँ कविता जी ने भी उसी अंदाज में कहा, हमारी बेटी की एक ही शर्त है कि आप उसे नौकरी छोड़ने को ना कहे। नहीं कहूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि यह भी कभी मुझे नौकरी छोड़ने को नहीं रहेगी। तो फिर बात पक्की, मुंह मीठा करवाओ। कविता बहन उमा जी के कहने पर कविता जी मिठाई। चाय नाश्ते के बाद कैलाश ने कहा कि अब एंगेजमेंट और शादी की तारीख हो जाए तो अच्छा रहेगा। वह तो बच्चों की छुट्टी पर बात है, क्योंकि सब कुछ इन्हें ही तो करना है। उमा देवी खुश होकर बोली, जिस तरह से कैलाश भैया ने यह शादी की बात चलाई है, इस तरह से भाभी और कैलाश भैया कमल के अभिभावक बनाकर बहू के गृह प्रवेश तक की सभी रस्में निभाएंगे। अब क्या करना है और कैसे करना है उनसे ही पूछिएगा। रहा लेन देन का सवाल तो मुझे बस आपकी बेटी चाहिए, और अब इस विषय में मुझे कोई कुछ नहीं पूछेगा। उमा आराम से सोफे से पीठ लगाकर बैठ गई। पूछेंगे कैसे नहीं, निम्मी की शादी में आने वाले रिश्तेदारों के बारे में तो बताना ही होगा। कविता जी ने प्रतिवाद किया, शादी में रौनक तो उन लोगों के आने से ही आएगी, रौनक की फिक्र मत करिए। कमल बोला, मेरे बहुत दोस्त और सहकर्मी है, ज्यादा हंगामा चाहिए हो तो मम्मी के छात्र छात्राएं हैं। उमा देवी हंसी, निम्मी के ननंद देवर है, नहीं तो है ना सीता और मोहन अपने दोस्त सहेलियों के साथ धूम मचाने को। सभी हंस पड़े। शादी बहुत धूमधाम और हंसी खुशी से हो गई। निम्मी कमल के साथ बेहद खुश थी। उमा देवी से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कोचिंग कक्षाएं तो सुबह शाम ही लगती हैं, सो उमा देवी सुबह सुबह ही जाती थी और निम्मी के बैंक निकल जाने के बाद लौटी थी। दिन भर घर में रहती थी, सो नौकरानी से सब काम भी करवा लेती थी। निम्मी को घर लौटने पर गर्म चाय नाश्ता मिल जाता। कुछ देर के बाद शाम को उमा देवी फिर कॉलेज चली जाती और पूरी शाम निम्मी कमल के साथ जैसे चाहे बिता सकती थी, बगैर किसी हस्तक्षेप या जिम्मेदारी के। एक साल पलक झपकते गुजर गया। माँ बेटे में रात को ही बात होती थी, लेकिन कुछ रोज से निम्मी को लग रहा था कि उमा देवी उससे कुछ छुपा रही है। वह कमल से अकेले में बात करने की कोशिश में रहती थी। निम्मी के आते ही बड़ी सफाई से बात बदल देती थी। निम्मी ने यह बात अपनी मम्मी को बताई। निम्मी कमल की मम्मी का अपना सादा कोई और तो है नहीं जिससे कोई निजी सुख दुख या पुरानी यादें ताजा कर सके। तब वह अपने बेटे से अकेले में बातें करना चाहती होगी। तू खुद ही उन्हें अकेला छोड़ दे, और कमल से भी कभी मत पूछना कि मम्मी उससे क्या कह रही थी। कविता जी ने बेटी को समझाया। एक रात सब ने खाना खत्म ही किया था कि लाइट चली गई। कमल और उमा देवी बाहर बरामदे में बैठी थीं और निम्मी मोमबत्ती की रोशनी में किचन साफ करके रसोई समेटने में लगी थी। काम खत्म करके
उसने बेख्याली में मोमबत्ती बुझा दी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बरामदे का रास्ता साफ नजर आ रहा था। वह धीरे से उसी के सहारे आगे बढ़ गई। तभी उसे बरामदे से माँ बेटे की बातें सुनाई दी। कमल कह रहा था, कितनी भी सिफारिश लगवा लो, रेलवे से भी 3 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता। माँ, कई हजार रुपया किराया देकर बाहर ही घर लेना पड़ेगा। सोच रहा हूँ इतना किराया देने से बेहतर है अपना फ्लैट ही खरीद लूं। गाड़ी के बजाय मकान के लिए लोन ले लेता हूँ। उमा जी बोले, हमें तो 3 कमरों का घर जल्दी से जल्दी चाहिए। उमा के स्वर में चिंता थी। तू किराए की फिक्र मत कर, जितना भी होगा मैं देने को तैयार हूँ। तू बस इतना देख कि गेस्ट रूम तुम्हारे वह मेरे कमरे से अलग हो। निम्मी चौंक पड़ी। रेलवे की ओर से उन्हें 2 बेडरूम का कॉटेज नुमा घर मिला हुआ था। सामने छोटा सा लॉन था, पीछे किचन गार्डन और ऊपर खुली छत थी। नौकरानी भी पास के बंगले के आउट हाउस में रहती थी। जब कभी भी बुलाओ वह आ ही जाती थी। यह सब छोड़कर किराए की झंझट में जाने की क्या जरूरत आ पड़ी थी। अपने 3 सदस्यों के परिवार के लिए तो यह घर काफी है। तो फिर क्या कोई मेहमान आ रहा है? मगर कौन? बराबर वाले घर में विधुर भट्ट जी बेटे के साथ रहते हैं और बेटा अगले महीने विदेश जा रहा है। वो खुशी से हमें एक कमरा दे देंगे। अब आप इस बारे में ना तो फिक्र करो और ना ही बात। कमल ने कहा, तुम अंधेरे और गर्मी में अंदर क्या कर रही हो? निम्मी उमा ने भी कहा। निम्मी, हाँ बेटी, बाहर अच्छी हवा चल रही है, आओ हमारे साथ बाहर बैठो। उमा देवी भी बोली। इसका मतलब था कि माँ ने भी बात खत्म कर दी। अब पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बताएगा। और वैसे भी कमल ने फिलहाल तो मकान बदलना टाल ही दिया था। दिल्ली में होने वाले बैंकिंग कोर्स में निम्मी को बैंक ने चुना था। निम्मी ने कमल और उमा देवी से पूछा। दोनों ने अनुमति दे दी। निम्मी ने एक प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करवा दी। ड्राइवर विक्रम जी अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। निम्मी ने पूछा, अंकल नाम और बोलचाल से तो आप उत्तर भारत के लगते हैं, यहाँ कैसे आ गए? निम्मी ने पूछा। विक्रम जी ने आहत भरी, अब क्या बताएं मैडम, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि रोटी रोजी के लिए घर से इतनी दूर आना पड़ा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपके घर में सभी पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में है। हमें पढ़ना पसंद नहीं था और नौकरी करना। गाड़ी चलाने का बहुत शौक था तो पापा ने हमें गाड़ी दिलवा दी। हम भी सबके मुकाबले में काम कर रहे थे कि तभी हमारे बाद के भैया ने गड़बड़ कर दी। शराब के शौकीन एक रोज नशे की हालत में एक अफसर की बीवी पर हाथ डाल दिया और पकड़े गए और फिर किसी तरह छूट गए। भाभी ने बेटे के भविष्य का हवाला देके कुछ साल तो संभल कर रहे, लेकिन बेटे को रेलवे में नौकरी मिलते ही फिर पुराने रंग चालू कर दिए और एक नेता की बेटी के साथ मुंह काला करते हुए पकड़े गए। वो नेता की बेटी थी, सो मामला उल्टा पड़ गया और 11 साल की जेल हो गई। परिवार की इतनी बदनामी हुई कि लोग ने मेरी गाड़ी में बैठने से भी डरने लगे। गाड़ी का धंधा तो शहर के होटल और अन्य संस्थाओं से जुड़ने पर ही चलता है, तो उनके नकारे जाने पर यहाँ आ गया। मुझे ही नहीं, भाभी और उनके बेटे को भी अपना शहर छोड़कर दूर जाना पड़ा। निम्मी की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी। दूर कहाँ, मुंबई। हाँ, भतीजा भी रेलवे में इंजीनियर है, लेकिन हमारे रिश्ते नहीं है। अब उन्होंने मायूसी से कहा। ऐसा क्यों? परिवार वाले उनसे कहानी काटने लगे थे। माँ बेटे खुददार थे तो सबसे दूर चले गए। अब तो भैया की सजा की अवधि भी खत्म होने वाली है और कुछ बताता तब तक घर आ गया तो ड्राइवर चुप हो गया। निम्मी ने जितना भी सुना था उससे साफ जाहिर था कि वह किसकी बात कर रहे थे और क्यों। उमा देवी बड़ा मकान लेने के लिए व्याकुल थी। अत्याचारी पति को ना छोड़ना चाहती थी और ना ही उसके साथ रहना चाहती थी। कमल भी माँ की भावनाओं का ध्यान रख रहा था, लेकिन निम्मी की भावनाओं का क्या? परिवार का यह काला सत्य उन्हें शादी से पहले ही बताना चाहिए था। शादी के बाद भी यह कहने वाला कमल पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं। फिर ये इतना बड़ा झूठा था। झूठ की नींव पर शादी कितने दिन टिक सकेगी? माँ बेटे के व्यवहार से तो लग रहा था कि वह उस बदचलन सजा प्राप्त व्यक्ति को स्वीकार करने वाले थे, लेकिन मैं उसको घर में रखने के नाम से ही डर उठी। वो पूरे रास्ते सर दर्द के बहाने चुप रही और फिर घर में अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। खैर, किसी तरह लंबा सफर तय करके घर पहुंची। शुक्र है तुम आ गई निम्मी। जिया नहीं जा रहा था।
तुम्हारे बगैर, कमल ने व्यवहारिक स्वर में कहा। अब तो मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। निम्मी ने अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। मगर क्यों? दिल्ली में पुराना प्रेमी मिल गया क्या? कमल ने मजाक में कहा। प्रेमी तो नहीं। हाँ चचिया, ससुर विक्रम जरूर मिले थे। मैंने तो तुम्हें अपने जीवन के प्यार के बारे में भी बता दिया था, जिसका तुमने अभी अभी मुझे ताना दिया है। लेकिन तुमने और मम्मी ने मुझसे अपने परिवार के उस घिनौना सच को छुपाया हुआ है, जिसके लिए अपनों से मुंह छुपाकर तुम यहाँ रह रहे हो। झूठ की बुनियाद पर शादी का कोई भविष्य नहीं होता। कमल इससे पहले कुछ बोलता वह भर भरा कर बोली, मैं स्वयं ही यह रिश्ता खत्म कर देती हूँ। तुरंत तलाक लेने के लिए मैं तुम पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाऊंगी। इतना काफी है। वैसे तो तुम्हें सजा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन अगर चुपचाप तलाक दे दोगे तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी। निम्मी ने सूटकेस में सामान भरते हुए कहा। कमल चुप हो गया, फिर भी दुखी स्वर में बोला, तुमने जो सुना वह सच है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद वाली बात कही है वह सच नहीं है। इस शहर में किसी ने कभी भी हमसे पापा के बारे में नहीं पूछा, तो हम स्वयं आगे बढ़कर क्यों बताते? तुमने देखा होगा शादी के मंडप में दिवंगत माता पिता की तस्वीर रखी जाती है, मगर हमने तो नहीं रखी ना। किसी ने रखने को कहा। तुमने भी तो कभी नहीं पूछा कि घर में पापा की कोई तस्वीर क्यों नहीं है, या कभी उनके बारे में कोई और बात पूछी हो मैंने। और माँ ने यह फैसला किया था कि हम स्वयं पापा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर पूछने पर कुछ छुपाएंगे भी नहीं। अब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? एक बात और, माँ विधवा की तरह नहीं रहती, शादी में रंगीन कपड़े पहनती है और थोड़े बहुत जेवर भी, सिंदूर बिंदी भी तो लगती है। हमने सच को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया है। निम्मी, अच्छा, और यह जो मुझे बगैर बताए लोन लेकर बड़ा मकान बनाने की योजना बना रहे हो, उसे क्या कहोगे? निम्मी ने गुस्से से पूछा। कमल बोला, योजना ही है। लिया तो नहीं, पापा के यहाँ आने का पक्का होने पर तुम्हें सब बताने की सोची थी, क्योंकि पापा यहाँ आएंगे। अभी यह नहीं पक्का नहीं है, क्योंकि वह बहुत बदल चुके हैं और उन्होंने संसार से मोह माया छोड़ दी है। दिल्ली से कोई सज्जन जेल में प्रवचन देने आते हैं और पापा अपना शेष जीवन उनके आश्रम में बिताना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? निम्मी ने उसकी बात काटी। क्योंकि मैं बगैर मम्मी को बताएं सरकारी काम का बहाना बनाकर पापा से मिलने जेल में जाता रहता हूँ। अदालत की पेशी के दौरान मैंने पापा की आंखों में पश्चाताप देखा था, तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन माँ पर मैंने अपनी मर्जी नहीं थोपी और ना ही अभी से उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि पापा यहाँ नहीं रहेंगे। रिहाई के दिन माँ मेरे साथ उन्हें जेल से लेने आएंगी या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। दोनों की क्या प्रतिक्रिया होगी? पापा को घर लाना चाहेंगी या पापा को अपने रास्ते जाने देंगी? मेरा यह मानना है, निम्मी, जिसको जो उचित लगे उसे वही करता चाहिए। वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है और उसमें हमारा कोई हक नहीं है। यानी तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? निम्मी ने शरारत से पूछा। कमल ने कहा कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है? बताओ। निम्मी, वो मेरी मजबूरी थी। निम्मी ने कपड़े अलमारी में वापस रखते हुए कहा। गलती मेरी भी है, मैंने कभी आपसे पूछा ही नहीं, क्योंकि झूठ तो तुमने कभी बोला नहीं। दोस्तों, कभी अपनी बहू को पराया नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भी आपकी बेटी के समान है। वह भी अपना घर छोड़कर आपके घर आई होती है, आपके घर को आबाद करती है, तो उसको हर सच्चाई घर के बारे में मालूम होनी चाहिए। एक बहू या पत्नी ही ऐसी है जो हर गलती को माफ कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो